स्वागत है स्टूडेंट्स। आप लोगों ने कमेंट किया था सर बीपीएस 184 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपने बताया है उसका आंसर बता दीजिए। बहुत ज़्यादा आप लोगों ने कमेंट किया और बहुत उम्मीद रहता है आप लोगों को कि सर प्लीज़ आप बताएंगे ना तो एग्जाम में आएगा जरूर, क्योंकि आप पर बहुत भरोसा है। और ये एग्जाम 14 तारीख को होने जा रहा है। और एक बात मैं बताता हूँ, अगर आप 2025 में किसी भी सेशन में एग्जाम दे रहे हैं, दिसंबर में या जून में, दोनों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कभी ये नहीं बोलना कि भैया हमको दिसंबर के लिए ये चलेगा नहीं चलेगा, दिसंबर के लिए दीजिए, नहीं, दोनों के लिए देख कर मैं बना रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए वीडियो भी बुक का भी रिविजन करवा दूँ, कोशिश करूंगा। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन। ये देखिए, मैं पूजा पूजा नाम की स्टूडेंट है, उनसे बनवाया हूँ। बहुत अच्छा बनाती है और इनकी सोच के अनुसार ये बनाती है, सोच समझ के बहुत अच्छा लगता है। हालांकि राइटिंग थोड़ा हमारा अ, ये वीक है, बट माइंड बोल बहुत शार्प है, क्या बताऊँ, बहुत टैलेंट है। समझे, मैं मेरा काम है समझाना, मैं समझाता हूँ, आपको समझ में आएगा। क्योंकि मैं देखिए, मैं ना सिर्फ समझाने का काम कर रहा हूँ। ये नहीं सोचिएगा कि आप 4 पेज लिखना तो 4 पेज, भैया 4 पेज वो सिस्टम नहीं है। समझ लीजिएगा ना अपने मन से। एग्जाम में आपको अपने मन से लिखने के लिए कहता है, ये नहीं कि भैया मैं खुद से कुछ लिख दूं, है पूरा पेज रट के आ जाऊं लिख दूं, नहीं। दिमाग में जो है ना उसके बारे में आपको कुछ हिंट लेना है, अपने मन से लिखो ना, नंबर नहीं काटेगा भाई, नंबर नहीं काटता है ऐसे। आपको अपने अनुसार और सुंदर राइटिंग में लिखना है, कोई दिक्कत, नंबर नहीं कटेगा। समझ में आ गया? चलिए, पहला प्रश्न है आपका, संभरण प्रबंधन के कार्यक्षेत्र तथा महत्व परीक्षण कीजिए। आंसर है, संभरण प्रबंधन का मतलब होता है माल और सेवाओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, और साथ ही सही समय, सही तरीके और कम लागत में पहुंचाना। देखिए, संभारण का मतलब समझना ये है कि संभारण का मतलब ये होता है, क्या होता है कि कोई भी माल, कच्चा माल हो, कोई खासकर कच्चा माल ही को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना, वहां नया माल तैयार हो। जैसे कि मान के चलो, यहाँ पे भारत से कुछ लकड़ियां कोई दूसरा विदेश जा रहे हैं, और विदेश में लकड़ियां का उपयोग हो रहा है, और लकड़ियां का उपयोग होके कोई काम हो रहा है। यहाँ से बहुत सारे ऐसे चीज है, बहुत सारे सामान है, दूसरे देश का भी कुछ कुछ हम लोग सामान लेते हैं अपना देश में कुछ ऐसा बहुत सारा सामान, कच्चे 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 सामान दूसरे देश ट्रांसफर होते हैं। तो वो ट्रांसफर होना, आना जाना, ये जो सेवा होता है ना, ये संभारण प्रबंधन होता है। ये जो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, सही समय पर पहुंचाते हैं, और उसमें कुछ कम समय में पहुंचा देते हैं, तो वही आपका क्या होता है, संभरण होता है। तो इसका कार्य क्षेत्र क्या है भैया? क्वेश्चन ने जो पूछा है, क्या कार्य क्षेत्र का महत्व बताइए। तो संभरण का जो कार्य क्षेत्र है वो है, सबसे पहले समझिए, माल का परिवहन करना। संभरण का कार्य क्षेत्र है कि माल का परिवहन करना, है ना। माल का परिवहन मतलब एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। दूसरा है भंडारण करना, मतलब कहीं दूसरी जगह एकत्रित करके ना भंडार करना किसी सामान को, ताकि आने वाले समय में यूज कर पाए, है ना। पैकेजिंग करना, सामग्री का प्रबंध करना, सूचना और ऑर्डर ट्रैकिंग करना, ग्राहक सेवा। तो ये जितने भी काम काज देखते हैं ना मार्केट में, एक सामान यानी कि बिजनेस बिजनेस देखते हैं, इधर से उधर सामान लेके जाते हैं कोई किराना दुकान के लिए सामान लेके आता है, कोई दूध दूध का फैक्ट्री चला रहा है, कोई दूध एक जगह दूसरी जगह पहुंचा रहा है, सुबह सुबह दूध सब किराना दुकान में पहुंच जाता है, एकदम सुबह होते होते एकदम है वो दूध, अमूल दूध, जो जो दूध वेस्ट होता है, सबके दुकान में एकदम छाने लगते हैं दूध सुबह सुबह, बिस्किट वाला, मट्ठी वाला, सब ऐसे करते रहते हैं, एकदम सब अपने कोई ना कोई काम में लगे रहते हैं। यही तो संभारण बढ़िया प्रक्रिया है। समझ में आ रहा? अब महत्व की बात करते हैं, तो देखिए इसमें क्या होता है, परिवहन जब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो इसमें समय का बचत होता है, खुद जाना नहीं पड़ता है। तो ये नहीं सोचिए कि खुद, यहाँ पे क्या होता है, कोई चीज में ट्रांसपोर्ट, कोई ट्रांसपोर्ट क्या करते हैं, एक जगह दूसरी जगह लेके जाते हैं। हाँ, थोड़ा मोड़ा आप लेके आ जाते हैं साइकिल से, तो वो संभारण का कार्य मतलब नहीं के बराबर। वो संभार, वो तो हम लोग तो ऐसे गए एक बंडल कुछ उठा लेके आए, वो संभरण नहीं। हाँ, एक जगह दूसरी जगह जब दूर दूर से लेके आते हैं कोई सामान बिजनेस के लिए, तभी वो हमारा क्या कहलाएगा, संभरण कहलाएगा। अंडरस्टैंड? बहुत अधिक मात्रा में समय और लागत की बचत होता है, ग्राहकों की संतुष्टि होती है इसमें, व्यवसाय में तेजी और दक्षता होती है, प्रतिस्पर्धा में बढ़त होती है। अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है? दूसरा देखिए, ये प्रश्न यहीं पर मैं छोड़ता हूँ। अब देखिए, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, इधर भी नीचे पॉइंट दिखा, इसको लिख के बेटा, इसको लिख के आपको क्या करोगे, इसको लिख के करना ये है, इसके बारे में आपको अपने मन से बता दो ना, माल का परिवहन कैसे, कोई भी माल भैया, भंडार, किसी भी चीज का भंडार के बारे में बोल दो, कहानी कहानी जो भी कहानी बोल दो, एकदम 20 मार्क्स तो आ जाएंगे। मतलब 20 मार्क्स का आप लिख लेंगे भैया। राइटिंग पे डिपेंड होगा आपका कितना सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइटिंग किससे लिखे हैं तभी तो
है ना। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका यही था कि सामग्री हैंडलिंग, सामग्री हैंडलिंग के महत्व को उजागर कीजिए। तो देखिए मैंने पहले ही क्वेश्चन पेपर डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे समझाना काम था। आप लोग क्वेश्चन पेपर वाला वीडियो भी देख लीजिए, मैं कोशिश करूँ डिस्क्रिप्शन दे दूं। वैसे आप सर्च करेंगे BPS 184 है ना, प्रेम सर सर्च करेंगे, सिंपल सर्च करेंगे तो आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मोस्ट में क्वेश्चन भी सर्च करेंगे सो आएगा। इसका अर्थ है, ठीक है फिर से पढ़ो क्वेश्चन। सामग्री हैंडलिंग, सामग्री कोई भी सामान का हैंडलिंग के महत्व का को उजागर कीजिए। तो इसका अर्थ होता है माल या सामान को एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित या कुशल और व्यवस्थित ढंग से ले जाना, उठाना या स्टोर करना। यही तो होता है भैया। क्या होता है, यही होता है सामग्री हैंडलिंग। मतलब कोई भी सामान एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित जो पहुंच जाता है। मान के कोई चीज का हम लोग कुरियर करते हैं, वो कुरियर एकदम आराम से पहुंच जाता है भाई, आराम से, कोई उसको हाथ नहीं लगाता इसके अंदर में क्या नहीं है, आराम से पहुंच जाता है ना। तो ये सामग्री हैंडलिंग कहलाता है। अंडरस्टैंड, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, क्या दिक्कत है, मजा तो आ रहा है। महत्व देखो, उत्पादन में गति लाता है। पहला मत उत्पादन में गति लाना। दूसरा है सामान की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, सामान सुरक्षा भी सुनिश्चित होता है। श्रम और समय की बचत भी होता है। देखो मान के चलो कहीं कुरियर करते हो तो वही लेके वो चले जाते हैं, अपना जितना प्राइस होता है देते हैं, लेके चले जाते हैं। इसमें आपका समय तो बचा, आप तो नहीं जा रहे हैं, आप घर बैठे हैं भैया, आपका सामान तो पहुंच रहा है। मजा आ रहा है ना, बहुत मजा आ रहा है क्या। इसी तरह से हो रहा है, कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। और तीसरा क्वेश्चन आपका इस पे था कि हरित संभरण पर एक टिप्पणी लिखिए। तो हरित संभरण का मतलब होता है सामान के परिवहन, भंडारण और वितरण की ऐसी प्रक्रिया अपनाना जो पर्यावरण के लिए हानिकारक ना हो, प्राकृतिक संसाधनों की बचत करे। समझ में आ रहा, मतलब कि हरित संभरण मतलब समझ में आ गया। यहाँ पर्यावरण को देखा गया, हरित संभरण में क्या देखा गया, पर्यावरण को देखा गया। तो ये समझ लेना माइंड में कि हरित संभरण का मतलब होता है सामान, परिवहन, भंडार और वितरण की ऐसी प्रक्रिया अपनाया जाए, ऐसे ये मतलब कोई भी कार्य ऐसे किया जाए बिजनेस के लिए, परिवहन के लिए, परिवहन करते हैं, भंडार करते हैं या वितरण करते हैं, उसका कार्य ऐसा किया जाए जिसमें से परिवहन पर्यावरण के लिए हानिकारक ना हो, पर्यावरण कोई नुकसान ना हो। ऐसे हम लोग भंडार करें, ऐसे जगह हम परिवहन करें जिससे हमारा पर्यावरण में कोई नुकसान ना हो, प्रकृति संसाधनों की क्या हो, ज्यादा से ज्यादा बचत हो। है कोई कोई क्या करेंगे भंडार करने के लिए, गाछ को फिर वृक्ष को काट देंगे और भंडार करेंगे, इसमें तो नुकसान ही नुकसान है ना, परिवहन का नुकसान नहीं, नहीं नहीं नहीं। वही तो हमारे जीने के जीवित रखे हैं परिवहन, पर्यावरण ही तो जीवित रखे हैं हमें, पर्यावरण को नहीं हानिकारक पहुंचाना बेटा। चलो नेक्स्ट है विशेषता। फर्स्ट नंबर देखिए यहाँ पे, ईंधन की बचत और कम प्रदूषण। तो भैया ऐसे क्या होगा, विशेषता ये है कि अगर हरित हरित क्या होगा, यहाँ पे हरित संभारण होगा तो क्या होगा बेटा, देखो ध्यान से, हरित संभारण होगा तो यहाँ पे क्या होगा, ईंधन की बचत और कम प्रदूषण होगा। अस्थायी विकास का बढ़ावा मिलेगा, अस्थायी विकास को क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। डीजल सिस्टम का प्रयोग होगा, ऊर्जा ऊर्जा की कुशल खपत होगा। है बाप रे, बहुत मजा आ रहा है ना। वाह पूजा, क्या बात है, बहुत अच्छा बनाया आपने, वेल डन, क्या बात है। एंड अब देखिए निष्कर्ष देखिए, हरित संभारण आज के समय की जरूरत है। यह न केवल पर्यावरण की रक्षा करता है बल्कि लंबे समय में लागत भी बचाता है और कंपनियों की ध्वनि को बेहतर बनाता है। मजा आ रहा ना, बहुत मजा आ रहा, बहुत सुंदर, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4 है, आपूर्ति श्रृंखला में नवाचार के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। आंसर है, आपूर्ति श्रृंखला में नवाचार का मतलब है कि नई तकनीकों, आधुनिक तरीकों और स्मार्ट समाधानों को अपनाकर पूरी सप्लाई प्रक्रिया में बेहतर बनाना, है ना। यही आपका क्या होता है, आपूर्ति श्रृंखला में नवाचार के प्रभाव की व्याख्या करना। आपूर्ति श्रृंखला में नवाचार का मतलब कि आपूर्ति श्रृंखला, फिर से बताता हूँ, नवाचार का मतलब है कि नई तकनीकों, आधुनिक तरीकों और स्मार्ट, यहाँ पे आप लोग कमा लगा लीजिए, नई तकनीकों, आधुनिक तरीकों और स्मार्ट समाधानों को अपनाकर पूरी सप्लाई प्रक्रिया को बेहतर बनाना। ठीक है, यही आपका आपूर्ति श्रृंखला में नवाचार प्रभाव कहलाता है। नवाचार का प्रभाव में देखिए, पहला देखिए क्या है, गति और दक्षता में सुधार। तो देखिए ऑटोमेशन, रोबोटिक्स और एआई जैसी तकनीकों से माल जल्दी से सटीक ढंग से पहुंचता है। हाँ तो देखिए ऑटोमेशन और रोबोटिक्स, आप जब को तो एआई का जमाना है भैया, अब कोई भी काम एआई के सिस्टम से हो रहा है ज्यादातर। अब देखो कैसे हो रहा है बताओ, लगभग सारा काम एआई के जरिए से क्यों हो रहा है बताओ। इससे क्या होता है, हर काम तेजी होता है, हर काम को तेजी मिलता है, नवाचार का ही तो एक प्रभाव है ये। एंड लागत में कमी,
कोई चीज में हम कॉस्ट, कोई चीज खरीदते थे ना, कॉस्ट में जिस तरह पहले ज्यादा लगता, ज्यादा पूंजी लगता था किसी चीज में को खरीदने में, किसी चीज के लिए, किसी परिवहन के लिए, संभारण के लिए, तो अब लागत में भी कमी। बताओ, मजा आ रहा है ना? बहुत अच्छा। चलो, संसाधनों का सही उपयोग होने से खर्च घटता है, सही बात है। पर्यावरण संरक्षण रहते हैं, हरित तकनीकें अपनाने से प्रदूषण कम होता है, सही बात है, प्रदूषण होता नहीं है, प्रदूषण को ध्यान में रखा जाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, देखो नेक्स्ट प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रणाली की संभारण प्रबंधन एक महत्वपूर्ण भूमिका है, टिप्पणी कीजिए। हाँ सही है, ये तो सही कह रहे हैं। चलो, सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रणाली में माल को सही समय पर पहुंचाना आसान हो गया है ना? क्या कह रहा है? सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रणाली में माल को सही समय पर पहुंचना क्या हो गया है? आसान हो गया है। इससे यह पता चलता है कि सामान कहाँ है, कितना स्टॉक बचा है और कहाँ भेजना है। कंप्यूटर, इंटरनेट, जीपीएस और बारकोड जैसी चीजें काम तेजी और सटीक होता है। इन चीजों से काम क्या होता है? तेजी से होता है और सटीक होता है। इससे समय का बचत होता है, पैसा और मेहनत तीनों की क्या होती है? बचत होती है। इसलिए आज के समय में सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रणाली संभारण के लिए बहुत जरूरी हो गई है। अंडरस्टैंड? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट्स, वस्तु सूची नियंत्रण के वैचारिक ढांचे तथा तकनीकों का क्या कीजिए? वर्णन कीजिए। तो ध्यान से सुनिए आंसर। वस्तु सूची नियंत्रण का मतलब है स्टॉक को इस तरह से संभालना कि ना तो जरूरत से ज्यादा सामान हो और ना ही कमी हो। इसका मुख्य उद्देश्य है लागत कम करना और समय पर माल उपलब्ध कराना। वैचारिक ढांचा में आएगा आपका, देखिए, मांग का अनुमान लगाना वैचारिक ढांचा है, सही समय पर ऑर्डर देना वैचारिक ढांचा, खर्च और स्टॉक में संतुलन करना वैचारिक ढांचा। तो इनके वजह से इन पॉइंट को देख के इनके बारे में लिख दो भैया, कोई दिक्कत नहीं है। सही समय पर ऑर्डर देना, इनके बारे में ये भी पॉइंट लिख के अपने अनुसार जो भी ऑर्डर वाली बात होती है लिख दो, कहानी खत्म, है ना? प्रमुख तकनीक की बात करें तो एबीसी विश्लेषण महत्व के अनुसार सामान का वर्गीकरण, वीईडी विश्लेषण महत्व के अनुसार उपयोगिता के अनुसार, है ना, विश्लेषण, वर्गीकरण, उपयोगिता के अनुसार वर्गीकरण, ईओक्यू के अनुसार। देखिए ये सब ना आपने बुक में देख लीजिएगा, सब मिल जाएगा, कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। एक बार में कितनी मात्रा मंगाए जाए। चलिए अब यहाँ पे देखिए, जेआईटी जरूरत समय की यहाँ पे देखिए, जरूरत के समय ही सामान मांगना, और फीफो और लाइफो, इससे इसमें जो सामान पहले खरीदा या स्टोर किया जाता है उसे ही पहले बाहर निकाला जाता है। सातवां नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन है कि संभारण में परिवहन की भूमिका स्पष्ट कीजिए। परिवहन संभारण प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका काम सामान को एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित समय और कम लागत में पहुंचाना होता है। परिवहन की मुख्य भूमिकाएं की बात करें तो माल की आवाजाही मतलब आना जाना सुनिश्चित करना, कच्चे माल तैयार उत्पाद को सही जगह पहुंचाता है। अंडरस्टैंड? तो ये क्या है भैया? क्वेश्चन संभावन, क्वेश्चन को समझ लीजिए, क्वेश्चन को समझ लेंगे तो मजा आ जाएगा। संभारण में परिवहन की भूमिका, संभारण में जो एक जगह दूसरी जगह लेके जाते हैं, तो ये परिवहन जो होते हैं, गाड़ी जो होते हैं, ये क्या भूमिका निभाता है? ये अपने अनुसार लिख दो ना भैया। गाड़ी क्या है? गाड़ी कोई भी सामान को लेकर जाते हैं तो आपका क्या होता है? सामान बचता है, आपका बिजनेस बढ़ता है, आपका इनकम अधिक होता है? जितना ज्यादा आप संभारण करेंगे उतना ज्यादा आपका इनकम होगा कि नहीं होगा? तो देखिए यहाँ पे पढ़िए, एक बार पढ़िए और क्वेश्चन को समझ के फिर से मैं पढ़ता हूँ। देखो समझने की कोशिश कीजिए कि परिवहन संभारण प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। परिवहन जो है संभारण प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका काम सामान को एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित समय पर और कम लागत में पहुंचाना होता है। आगे देखिए, परिवहन की मुख्य भूमिकाएं हैं क्या? पहला ये है कि माल की आवाजाही सुनिश्चित करना, कच्चे माल तैयार और उत्पाद से सही जगह पहुंचाना, है ना, पहुंचता है या पहुंचाना, यहाँ पहुंचाना लिखना, ठीक है।
एंड फर्स्ट यहाँ पे लिखा गया सेकंड कि समय की बचत, है ना। परिवहन यहाँ पे किसका बात चल रहा है, देखो परिवहन की विशेषता की बात चल रहा है। तो इससे क्या होता है भैया, पहला तो देख लिया, दूसरा इसमें समय की बचत होता है, तीसरा लागत को नियंत्रित करता है ना। खर्च को क्या करता है, नियंत्रित करता है। लागत मतलब खर्च को, कॉस्ट को क्या करता है, नियंत्रित करता है। बाजार तक पहुंच बढ़ाता है, ग्राहक संतुष्टि बढ़ाता है। परिवहन के लिए बिना संभारण अधूरा है। परिवहन के लिए देखो, ग्राहक संतुष्टि बढ़ाता है, परिवहन क्या है, परिवहन के बिना संभारण क्या है, अधूरा है। परिवहन अगर होगा नहीं तो संभारण करना, संभारण परिवहन के बिना अधूरा ही रहेगा ना। परिवहन नहीं होगा, संभारण का तो कोई बात ही नहीं बनेगा। चलो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, भारत में संभारण की क्षेत्र, भारत में संभारण क्षेत्र की प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए। तो भारत में संभारण क्षेत्र भैया की कहाँ क्या क्या चुनौती है। देखिए भारत में संभारण क्षेत्र बहुत तेजी से बढ़ रहा है, हाँ, लेकिन इसके सामने कई चुनौतियां हैं जो इसकी गति को क्या करते हैं, धीमा कर देते हैं। कई चुनौतियां ऐसे हैं भारत में जो कि इनके गति को क्या करते हैं, धीमा करते हैं। चुनौतियां देखिए क्या है, पहला तो कमजोर ढांचागत व्यवस्था, जैसे कि सड़कें, गोदाम और रेलवे जैसे साधनों की कमी या खराब स्थिति। तो अभी तक कहीं कहीं ऐसा हो जाता है कि सड़कें कहीं खराब हो गया तो परिवहन में बहुत दिक्कत होता है, संभारण में बहुत दिक्कत हो जाता है। गोदाम अगर खराब हो जाता तो ये बहुत बड़ा चुनौती आ जाता है। गोदाम ही सही नहीं रहेगा तो स्टॉक कहाँ करेगा भैया, है भंडार कहाँ कर बनाएगा। रेलवे जैसे साधनों की कमी, रेलवे में आदमी जनसंख्या बढ़ रहा है, रेल में फूल हो जाते हैं, रेल वो भी रेलवे में जैसे जितना ज्यादा जनसंख्या देश बढ़ेगा उतना ज्यादा कार्य बढ़ेगा, और कार्य ज्यादा बढ़ रहा है तो रेलवे तो कमेगा ही। बहुत सारे लोग बिजनेस कर रहे हैं तो वो मालगाड़ी में भी जगह खत्म हो जाता है, जगह नहीं रहता है। उसमें भी टाइमिंग टाइमिंग के अनुसार उसमें भी एक सिस्टम होता है, ऐसे नहीं कि कभी भी ले जाकर कोई भी जाए जब मन तब करते है ना। तो रेल इसमें सड़कें, गोदाम, रेलवे जैसे साधनों की कमी या खराब स्थिति की वजह से इसका चुनौतियां आ जाता है। दूसरा क्या है, अधिक लागत, तेल की कीमतें, टैक्स और खराब प्लानिंग से खर्च ज्यादा आता है। देखो अधिक लागत क्यों लगता है, अगर तेल की कीमतें अगर बढ़ जाए तो लागत अधिक लागत हो जाता है, टैक्स बढ़ जाएगा, खराब अगर प्लानिंग, कोई भी काम करेगा अगर परिवहन या कुछ भंडारण में या फिर कोई आना जाने में, संभारण में कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो भैया इसमें लागत बहुत अधिक लगता है, ये चुनौती आ जाता है। तीसरा, गरीबों को बहुत बुझाता है, अमीरों को तो कुछ नहीं लगता है, गरीबों को बहुत बुझाता है कि नहीं भैया। गरीबों के लिए 1,000, 10,000, 5,000 बहुत बड़ा होता है, और अमीरों के लिए 5 करोड़ भी कुछ नहीं होता है कि नहीं भैया। हम गरीबों में से, अमीरों में से नहीं है। सोच लो आप लोग सपोर्ट करोगे तब ना अमीर बनेंगे, तब मजा आएगा ना। यार पिताजी भी नहीं है, घर को अकेला संभालना पड़ता है, बहुत बड़ा चुनौती है मेरे लिए। अगर आप लोग साथ दोगे ना, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, जल्दी सही हो जाएगा सब घर का सिचुएशन। चलो तकनीकों में कमी, पर्यावरणीय समस्याएं, ये सब। अब देखिए 9 नंबर क्या है, गोदाम एक महत्वपूर्ण सेवा कार्य है। गोदाम जो है, गोदाम का है जहां हम लोग भंडार करके रखते हैं किसी भी चीज को, ठीक है, गोदाम कराता है। यह कथन की व्याख्या कीजिए। देखिए गोदाम एक ऐसी जगह है जहां माल की सुरक्षित तरीकों से संग्रहित किया जाता है ना, रखा जाता है जब तक इसकी उसकी जरूरत ना हो। मतलब गोदाम ऐसा काम होता है जहां माल को रखा जाता है। आप लोग जानते हो ना, कहता है ना कि बुक का गोदाम है, इसको इस चीज का गोदाम है, उस चीज का गोदाम है। आप लोग गोदाम जानते हो जहां माल भर के रखते हैं भैया, इतना तो जानते ही होंगे। तो उसको तब निकाला जाता है जब जरूरत होता है। कपड़े का ही गोदाम, कपड़े वहां रख दिया, जब कपड़े का वो जरूरत पड़ेगा, सीजन मान लीजिए तो कोई अभी गर्मी का सीजन चल रहा है या अभी बरसात का सीजन चल रहा है, तो भैया अभी बरसाती चलेगा तो ठंडा का सामान रख देगा, गर्मी का सामान रख देगा, अंदर कर देगा, है गोदाम में रख देगा, जब समय आएगा उसको निकालेगा। ऐसे समझ में तो बहुत अच्छा आ रहा है, वाह क्या बात है। इसलिए यह केवल माल रखने की जगह नहीं बल्कि एक जरूरत सेवा है जो पूरे संभारण में अहम भूमिका निभाती है। वेल्डन पूजा, आपने तो बहुत कमाल कर दिया। गोदाम क्यों एक सेवा कार्य है, चलो चलो देखो, देखिए इसमें क्या होता है, माल सुरक्षा होता है, मांग और आपूर्ति में संतुलन होता है, समय पर डिलीवरी में मदद होती है, उत्पादन में निरंतरता होती है, कीमत नियंत्रण करना होता है, ये सब बातें होती है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, वायु तथा जल प्रदूषण। वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण पर्यावरण की दो बड़ी समस्याएं हैं जो न केवल प्रकृति को यानी को हानि पहुंचाती है बल्कि मनुष्य, पशु, पक्षियों और सभी जीवों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।
वायु प्रदूषण, जब हानिकारक गैस, धूल और धुआं और रसायन वायुमंडल में मिल जाते हैं तो उसे वायु प्रदूषण कहते हैं, है ना। वायु प्रदूषण वही होता है जब जब कोई भी हानिकारक पदार्थ जो जब कोई ऐसा गैस जो वायु को प्रदूषित कर देता है, और वो हम लोग अपने सांसों के जरिए क्या करते हैं, अपने पेट सांसों के जरिए अपने शरीर में जाता है और बीमार पड़ते हैं। यही तो भैया वायु प्रदूषण होता है ना। धुआं वहाँ निकलता है, वायु सांस के जरिए नीचे है, धुआं गैस वैस निकलता है, धूल वूल उड़ता है, वायु प्रदूषण रहता है, एकदम गंदे गंदे कचरा उचरा एकदम महकता होता है, तो भैया ये सब क्या बताऊं, ये तो वायु प्रदूषण बहुत है। प्रदूषण से देखो दिल्ली में खास कर प्रदूषण बहुत ज्यादा, बाप रे बाप रे बाप रे, इतना प्रदूषण क्या बताऊं, जगह जगह में प्रदूषण क्या बताऊं, है ना। कहीं कहीं ऐसे जगह है, कुछ कुछ जगह में नहीं है, मतलब हर जगह में के बारे में नहीं कह रहा हूँ, कुछ कुछ एरिया में होते हैं। हाँ, ऐसी बात नहीं बोलो कि हम उसी एरिया में रहते हैं, लेकिन नहीं, कहीं कहीं जाना होता है तो भैया हर एरिया से गुजरना पड़ता है, ये नहीं कि भैया टॉप एरिया में हम लोग हमेशा रहेंगे, है कि नहीं। चलो मुख्य कारण देखो इसका, पहला कि वाहनों से निकलने वाला धुआं, दूसरा है जंगलों की कटाई और आग लगना, कचरे को जलाना। देखो वाहनों से निकलने वाला जो धुआं था, वाहन जो चलते हैं पूरा दिन एकदम वहां इधर 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 पू पू करते रहते हैं, तो चलते हैं तो इससे क्या होता है भैया, ये सब धुआं निकलते हैं ना, वो ये धुआं क्या है, वायु को प्रदूषित करते हैं। जंगलों की कटाई और आग जलाते हैं, जंगलों की कटाई करते हैं, आग लाते हैं, तो उसमें क्या होता है भैया, पर्यावरण ही नहीं रहेगा, जंगल ही नहीं रहेगा, तो क्या क्या प्रदूषण नियंत्रित होगा, प्रदूषण नियंत्रित नहीं होगा, प्रदूषण तो बढ़ेगा ही, है कि नहीं। आग लग जाता है अगर जंगल में, या आग लगा देते हैं, ठीक है, तो क्यों भैया, उससे प्रदूषण होता है। ठीक, कचरे को जलाते हैं हम लोग, कचरा गंदा बदबू फैलता है, उसको जलाते हैं, उससे भी वो कचरा वायु प्रदूषित होता है ना, कचरा में जो गैस निकलता है, वो गैस क्या करता है, वायु को प्रदूषित करता है। पटाखों का प्रयोग है, पटाखों देखो ना, जब दिवाली और ये आता है, इतना ज्यादा एकदम बाप रे बाप रे, फटा फट 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 फट, फटाका इतना फटाका फोड़ता है ये सब, क्या बताऊं। ये सब इतना फटाका फोड़ता है, प्रदूषित ही कर देता है। समझाने वाला बात नहीं, समझने वाला बात नहीं, समझता ही नहीं है। फैक्ट्रियों की चिमनी से निकलने वाला धुआं, फैक्ट्रियों जहाँ फैक्ट्री होते हैं वहाँ चिमनी लगी होती है, वहाँ ऊपर एकदम बहुत अधिक मात्रा में काला काला धुआं निकलता है, और वो काला इतना सबसे ज्यादा हमको लग रहा है ना वही प्रदूषण करता है, इतना फैक्ट्री है दुनिया में, है वही प्रदूषण करता है भैया। हाँ, अब बताओ। चलो प्रभाव देखो, प्रभाव क्या, सांस लेने में कठिनाई होती होती कि नहीं होती है, होती है, कभी कभी ऐसा हो जाता है भाई, सांस लेने का मन नहीं देता भाई, क्या बताओ बाहर, दमा होता है, कैंसर होता है, फेफड़ों में बीमारियां होती है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है उससे भैया, भी ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्या बताऊं कैसे दुनिया चलेगा, नहीं चलेगा। ओजोन परत का क्या होता, नुकसान होता है, ओजोन परत का होता है, मैं ओजोन परत के बारे में जानना है तो मैं नेक्स्ट में मतलब एग्जाम के बाद ये सब वीडियो बनाया करूंगा मैं, जरूर आप लोग मेरे साथ जुड़े रहना। जल प्रदूषण, जब गंदे रसायन, प्लास्टिक कचरा है, सीवेज आदि जल स्रोतों में क्या करते हैं, मिलते हैं, तो जल प्रदूषण होता है। देखो यहाँ पे दिल्ली में तो पता है ना, दिल्ली में एक दो साल पहले आप पता होगा, दिल्ली में, दिल्ली की या न्यूज में देखे होंगे, इतना ज्यादा यमुना, बाप रे पूरा गंदा एकदम महत्ता, इतना गंदा हो गया था। हैं, यहाँ दिल्ली का जितना भी एकदम नाला वाला कचरा फचरा वहाँ फेंकता था, गंदा हो गया। अब देखो हमारा सरकार आया है, कितना अच्छा सरकार आया है, सरकार को क्या करते हैं, नरेंद्र मोदी जो सरकार आए हैं, ये सरकार तो भैया कितना दिन से काम करते हैं, और जब से यहाँ पे सरकार बनाए हैं दिल्ली में बीजेपी का सरकार, अब देखो कितना अच्छा साफ सुथरा हो रहा है, मजा आ रहा है ना। अब साफ सुथरा हो रहा है एकदम, ये सब कचरे पचरे जल को प्रदूषण होने से बचा रहा है, कितना मस्त लग रहा है। चलो ये हो गया कारण, उद्योगों से निकलने वाला गंदा पानी, घरेलू नदियों का पानी सीधे नदियों में चले जाता है, खेतों में रसायनों और कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग होता है, और इसके वजह से जल प्रदूषण होता है। धार्मिक कार्यों के बाद मूर्तियों और फूल पत्ते को भी जल में बहाते हैं, तो उससे भी क्या होता है, जल प्रदूषण होता है, ठीक है। और प्रभाव देखो, पीने के पानी की कमी हो जाती है, अगर ऐसा जल प्रदूषण होगा तो भैया क्या वो पानी पिया जाएगा, नहीं ना। क्या वो बीमारी फैला के नहीं फैलेगा, वो गाय वो पानी गाय जानवर पियेंगे, वो पानी जानवर पियेंगे तो जानवर भी बीमार होंगे। अगर गाय वाय उधर कहीं चरने के लिए छोड़ देते हैं, या गाय भी अगर वो पानी पी लेती है तो गाय को भी नुकसान होगा, दूध पियेंगे वहां से भी नुकसान होगा, ठीक है। गाय की दूध, समझ में आ रहा है। जलीय जीवों की मृत्यु हो जाएगी भैया, जल में जो जीव रहते हैं भैया, स्नेक रहते हैं वहां पे, बहुत बड़े बड़े फिश रहते हैं, तो उन सब मगरमच्छ रहते हैं भैया, उन सबको कितना बुरा लगेगा ना, उन सबका भाई जीना मुश्किल हो जाएगा। चलो अब देखो नेक्स्ट है संभावन प्रबंधन की कार्य, संभारण होगा यहाँ पे,
संभावन प्रबंधन के कार्य क्षेत्र, संभारण, ठीक है, सही कर लेना। संभारण प्रबंधन, यहाँ ऐसे संभारण प्रबंधन का कार्य क्षेत्र। तो संभारण प्रबंधन का कार्य क्षेत्र बहुत व्यापक होता है। इसमें प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग, संरक्षण और पुनः उपयोग करना शामिल है। जैसे जल, वायु, ऊर्जा, जंगल, भूमि आदि का संतुलित उपयोग। इसका उद्देश्य पर्यावरण को बचाते हुए मनुष्य की आवश्यकता को संतुलित करना है। तो अब देखिए नेक्स्ट जो 12 नंबर में है, हरित संवहन की चुनौतियां। क्या है? हरित संवहन यानी पर्यावरण के अनुकूलन परिवहन प्रणाली। इसमें सार्वजनिक वाहन, साइकिल, पैदल चलना, इलेक्ट्रिक वाहन आदि आते हैं, है कि नहीं? तो ये हरित संवहन की चुनौतियां में है। अब देखो मुख्य चुनौतियां इसका है कि ढांचा की कमी, हर जगह चार्जिंग स्टेशन आदि नहीं है, और महंगे वाहन, इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन वाहन आम लोगों के लिए महंगे हो गए हैं। जागरूकता की कमी, लोग अभी भी पारंपरिक पेट्रोल डीजल वाहनों को ही क्या कर देते हैं, प्राथमिकता देते हैं। नीतियों का अभाव हो गया, रख रखाव तकनीकों में दिक्कतें आएगी। ये सब पॉइंट है, इस पॉइंट के जरिए बड़े से बड़े आप पॉइंट बना सकते हैं, है ना स्टूडेंट। चलो 13 नंबर देखिए, पश्चिम एशिया में कृषि की शुरुआत, कृषि कैसे हुई थी, कृषि की शुरुआत के बारे में बताओ। पश्चिम एशिया में कृषि की शुरुआत पर क्या टिप्पणी पूछेगा तो बताना पड़ेगा ना। तो चलिए, कृषि की शुरुआत सबसे पहले पश्चिम एशिया में हुई। लोग गेहूं जौ उगाने लगे और जानवर पालने लगे। यहीं से गांव और सभ्यता शुरू हो गई। परिवहन का प्रकार, परिवहन का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह वस्तुओं, मनुष्यों और सेवाओं को आना जाना। इसके 3 प्रमुख मुख्य प्रकार है। पहला स्थलीय सड़क रेलगाड़ी, दूसरा परिवहन नाव जहाज। स्थलीय में स्थल में क्या भैया, स्थल में आएगा ना सड़क रेलगाड़ी। जल परिवहन में नाव जहाज, जल परिवहन है। वायु परिवहन में हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर का उपयोग होता है, ठीक है। ये सेवाओं के लिए खास करके उपयोग किया जाता है परिवहन में। चलो, संभारण में इसका बहुत ज्यादा उपयोग होता है। चलो स्टूडेंट नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो 15 नंबर है ना, 15 नंबर 14 नंबर हो गया कि हाँ, चलो 15 नंबर है पारिस्थितिक के तंत्र घटक। पारिस्थितिक तंत्र एक ऐसा तंत्र है जिसमें जीव और उनके पर्यावरण एक दूसरे से जुड़े हो रहते हैं। मुख्य घटक की बात करूं तो जैविक घटक, जैविक घटक में आता है उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। अजैविक घटक सूरज की रोशनी, जल, वायु, मृदा, तापमान आदि क्या हो गया, अजैविक घटक। 16 में पारिस्थितिक तंत्र का कार्य। आपका ये देखो, ये तो टिप्पणी है, एक पॉइंट है, ये सब जो आपको मिल रहा है ना, ये सब पॉइंट है। पॉइंट को थोड़ा बड़ा बना सकते हैं ना, है कि नहीं। चलो, पारिस्थितिक तंत्र का कार्य, ऊर्जा और पोषण तत्वों का प्रभाव, जीवन में संतुलन बनाए रखना, मृत जीवों के विघटित करना। चलो देखिए स्टूडेंट्स, ये 16 नंबर तक आपका यहाँ कंप्लीट हुआ है। और देखिए ये एक समझ लो ना कि एक हिंट ही आपको दिया गया है। इनमें से जो भी समझ में आया बहुत अच्छा लगा होगा, आई होप, मुझे बहुत पसंद है। और आप लोग पूजा को थैंक्स बोलिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को खूब शेयर कीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं, इतना तो कर सकते हैं, इतना मेहनत करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बोलिए, जाते हैं दोस्तों को बोलिए सर का चैनल है, सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो मेरे सर को, है कि नहीं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम में जाइए, पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, इंस्टा में आपको पासवर्ड मिलेगा। चलो चलें फिर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले जाए स्टूडेंट्स मेरे साथ बोलो, मेरे साथ बोलो, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो। Yeah.